हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आपका यूटेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला है। आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं यूटेट की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगी, ये हम ईवीएस के लिए, साइंस के लिए और पेडागोजी के लिए देखेंगे। ठीक है, साइंस एंड पेडागोजी की भी आपकी यहाँ पर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर चलेगी और हम आपके हर टॉपिक से आपके पिछले यूटेट के एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक वाइज सीरीज में हमारा होने वाला है क्वेश्चंस या एमसीक्यूज, वो है आपका टॉपिक इकोसिस्टम पे से। तो यूटेट 1 में जो आपका ईवीएस वाला सेक्शन है उसके इकोसिस्टम एक टॉपिक आता है आपका, और उस पर से आपके क्या क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं उसको आज हम चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाली बात आ रही है यहाँ पे। तो हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 1980, 1984, 1988, 1991। तो इसका सही आंसर है आपका 1988। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, नॉर्मन मेयर ने किया था 1988 में। अब इसके कुछ नियम है आपके। आप एक पर्टिकुलर एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कब कहोगे? होता क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? जहां पर बहुत ही नंबर ऑफ स्पीशीज आपको मिल रही होती है, यानी वहां पर कई तरीके की प्रजातियां हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पर पहला रूल क्या कहता है कि यहाँ कम से कम 1500 ऐसी संवहनी वैस्कुलर पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए जो स्थानिक हो, यानी जो उसी एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, और दूसरा नियम क्या कहता है कि यहाँ की मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% या उससे ज्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका हो। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। मूल यानी कि जो पहले से स्टार्टिंग से जो थी वो कम से कम 70% जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। देयर आर 36 रिकॉग्नाइज्ड हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे, जिसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ के हैं? इंडिया के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कौन कौन से हैं ये भी आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, आपको ये चेक भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपका जो इकोसिस्टम होता है उसके आपके दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि आपके अजैविक घटक। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटक के बीच का, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। इकोसिस्टम में हम यही देखते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के यहाँ पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें वो कैसे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट की तरह कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज अ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किससे में हमें इन चारों में से कौन से ऑप्शन में हमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिल रही है, सजीव और निर्जीव के बीच में। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है भाई? आपकी फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन का एग्जांपल देखो। फूड चेन में आपको क्या देखने को मिलेगा? फूड चेन में सबसे पहले क्या होते हैं, जैसे कि मान लो प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स सबसे पहले स्तर पे आपको कौन देखने को मिलता है? हमेशा प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? हर्बीवोर। ठीक है, हर्बीवोर होते हैं पौधे खाने वाले या घास वगैरह खाने वाले। प्लांट्स में आपने कोई भी ले लिया, ग्रास ले ली, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी ले लिया, डियर ले लीजिए, रैबिट ले लीजिए, चलो मैं ग्रास हॉपर ले लेती हूँ, ग्रास हॉपर। ठीक है, फिर हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर। ठीक है, ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करेगा? यहाँ पर यहाँ फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है। फिर इसके ऊपर सेकंड लेवल का कार्निवोर आ जाता है, जैसे स्नेक हो गया, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये फूड चेन बनती जा रही है। हर यहाँ पर ये जो अलग अलग स्टेप्स है इनको हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आपके क्या है? प्लांट्स है, ग्रास है। सेकंड पे ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो इंटरेक्शन दिखाई दे रही है किसके बीच में दिखाई दे रही है? सारे के सारे क्या है? लिविंग है, सारे के सारे लिविंग है, यानी कि ये सबके सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? हमसे पूछा था कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में इंटरेक्शन कहाँ पर हो रही है। देखो खाद्य श्रृंखला को हमने देख लिया, ये तो नहीं है हमारा ऑप्शन। और दूसरा आपका ये जो खाद्य जाल आ रहा है, ये एक फूड चेन जो होती है ना, एक दूसरे के साथ आपकी बहुत सारा नेटवर्क बना हुआ होता है। इसको हम एक बार, प्लांट है, प्लांट या ग्रास कह लो, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है। ठीक है, और सिर्फ ग्रास हॉपर ही नहीं, इसे
काऊ भी कंज्यूम करेगी, इसे कौन कंज्यूम करेगा, डियर भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही ग्रास हॉपर की बात करेंगे, इसे फ्रॉग खा रहा था, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, इसे आउल भी कंज्यूम कर सकता है। ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का फूड नहीं है, औरों का भी फूड हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन्स देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम फूड वेब कह देते हैं। क्या कहते हैं, फूड वेब, खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, खाद्य जाल भी नहीं हो सकता, ठीक है, खाद्य जाल भी नहीं होगा यहाँ पर। अब शिकार करना, हंटिंग तो क्या हो रही है, शिकार करना किसके बीच में इंटरेक्शन है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। अगर स्नेक यहाँ पर किसको कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है, अगेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, जल चक्र। जल चक्र या वाटर साइकिल में आपके दोनों ही सजीव और निर्जीव घटक शामिल है, ठीक है। कैसे हो सकता है, पानी के जो आपके स्रोत हैं, जो आपका समुद्र है, रिवर्स है, ठीक है, इन सबसे क्या हो रहा है, सरफेस वाटर इवेपोरेट होता है, उसके बाद क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के साथ फिर से पानी नीचे वापस आएगा, उस पानी को आपके प्लांट्स वगैरह जो है, जैसे सॉइल एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट्स जो है वो सॉइल में से पानी को लेते हैं, ठीक है, वो पानी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कंज्यूम करते हैं। इसके बाद देखेंगे ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वाटर लॉस भी होता है प्लांट्स की लीव से, और एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, उससे भी वाटर लॉस होता है, ठीक है, वापस से एनवायरनमेंट में जाता है। तो ये पूरा क्या चल रहा है, वाटर का साइकिल चल रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों ही इसमें क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल चक्र या वाटर साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, जंगल, घास का मैदान, झील या सागर, ठीक है, ओशन कह लेंगे। तो लार्जेस्ट कौन सा है, ओशन है, ठीक है, लार्जेस्ट ओशन होता है। फिर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है, एबायोटिक फैक्टर आपसे पूछ लिया। एबायोटिक अभी हमने देखा था क्या होता है इसमें, नॉन लिविंग, ठीक है, अजैविक। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, पौधे, भाई ये सजीव है, लिविंग है, ये नहीं होगा ऑप्शन। कवक यानी कि फंजाई, ये भी लिविंग होते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बैक्टीरिया भी लिविंग होता है। ऑप्शन सही है आपका ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है, कई लोग कहेंगे भाई ह्यूमस में भी तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस क्या है आपका, जो आपकी सॉइल होती है, इसको एक बार चेक करते हैं। हाँ, ये जो आपकी सॉइल है, ठीक है, इस सॉइल में जो आपका टॉप लेवल पे होता है, ठीक है, ये जो टॉप पे आपको ये ब्राउन ब्राउन डार्क ब्राउन कलर की आपको दिखाई दे रही है लेयर, यही आपका ह्यूमस है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। जो प्लांट्स वगैरह सड़ गल रहे होते हैं ना, वो सब आपका ये ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है, ये टॉप पर होती है। अब इसमें आप कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल सही बात, लेकिन लिविंग नहीं है, डेड और डिकेइंग है, ठीक है, सड़ रहा है, गल रहा है, वो है आपका। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं जब ये डिकम्पोज हो रहे होते हैं, और इसके बाद ये किसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, प्लांट्स के लिए फिर से अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, तो वो ह्यूमस है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप देख सकते हैं मैंने सबके आगे यहाँ मेंशन कर दिया है, ये कौन से पेपर में आए हुए हैं, किस ईयर में, ठीक है, ये सब यूटेट 1 के अलग अलग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इन्होंने पूछा है, ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या है, धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील। अब पहले एक बार क्लासिफिकेशन देखो, देखो इकोसिस्टम आपके क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या है आपका, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल या मैनमेड भी हो सकता है। इकोसिस्टम में क्या आएंगे, आपके आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो सब आ जाएंगे, प्लस उनका फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके साथ जो फिजिकल एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है। अगर लैंड पे रहने वाले हैं तो सॉइल वगैरह हो गया, एटमॉस्फेयर के एयर में कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, ऑक्सीजन वहां से ले रहे हैं। अगर वाटर में रहने वाले हैं तो वाटर हो गया फिजिकल कंपोनेंट, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन वगैरह हो गई, वो सारी चीजें उसके लिए फिजिकल कंपोनेंट होंगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो, और वहां पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उससे मिलकर बना होता है। ये अपने आप में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपका नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। हमने बात की तो नेचुरल को फिर से इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल यानी प्राकृतिक में आपका एक्वेटिक आ जाएगा, ठीक है, जलीय आपका पारिस्थितिकी तंत्र, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल, ये लैंड वाला हुआ, ठीक है। लैंड में फिर से फर्दर आपका डिवीजन हो सकता है,
फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है। जबकि नेचुरल में एक्वेटिक में हम देखेंगे तो आपका फ्रेश वाटर, मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र, और आपका हो सकता है साथ में मैराइन इकोसिस्टम जो समुद्र, खारा पानी, ओशन वगैरह वाला हो गया। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या है, प्राकृतिक, अपने आप से बनाई। ठीक है, आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल में जो मैन मेड है, हमने क्रिएट किया है वो इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपके क्या हो गए, खेत हो गए, या फिर कोई बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये सब आपके आर्टिफिशियल में आएंगे। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको पता चल जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक वगैरह क्या है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। पैडी फील्ड यानी धान का जो खेत है वो मैन मेड है, ये क्या होगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? आर्कटिक डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज तुंद्रा, सवाना, टैगा, स्टेपीज। तो देखो ये आपका कौन सा है, आर्कटिक डेजर्ट किसमें आता है, ये आपका माउंटेन इकोसिस्टम हो गया, जहां पर आपका जो ऑर्गेनिजम्स है, कौन कौन से लिविंग स्पीशीज आपको मिलेंगी, पोलर बियर वगैरह मिलते हैं वहां पे, पेंगुइन्स मिलती हैं वहां पर। ठीक है, तो ये जो आपको मिलते हैं ये आपको ऐसे एरिया में मिल रहे हैं जहां पर पूरा टाइम वो बर्फ से ढका हुआ है। वेजिटेशन वहां नहीं मिलती है क्योंकि इतना कोल्ड टेम्परेचर है, और हर समय तो पहाड़ वगैरह सब जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, जो लेक्स है वो भी जम जाती है उनका ऊपर का सरफेस, तो वेजिटेशन यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिलती, एनिमल्स आपको कुछ मिल जाएंगे। ये एरिया आपका तुंद्रा रीजन भी कहलाता है। ठीक है, इसको तुंद्रा नाम से भी जाना जाता है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमने देखा था कौन सा है, ओशन। जो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन सा होगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ओशन, ये भी ओशन ही होगा। इसलिए कह रहे हैं हम मोस्ट स्टेबल क्योंकि इसमें सबसे लीस्ट खतरा रहता है किसी भी डिजास्टर या कोई भी ऐसी मैन मेड डिजास्टर भी आप कह सकते हो, उससे भी खराब ना होने वाला है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या हो सकता है भाई, आग लग गई, फॉरेस्ट फायर लगी अगर, तो बहुत सारी स्पीशीज अपने आप में खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, कुछ भी यहाँ पर डिजास्टर हो सकती है। ऐसे डेजर्ट की भी बात करें, यहाँ भी तूफान वगैरह इस तरीके की चीजें आती हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाता है। माउंटेन्स में लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उससे भी वहां पर रहने वाले जो बायोटिक स्पीशीज हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अपने आप में काफी स्टेबल, काफी स्थिर इकोसिस्टम कौन सा है, ओशन है, जो लीस्ट अफेक्ट होता है यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर से भी। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं फर्क पड़ता, ओशन में भी अपने अपने डिजास्टर होते हैं, लेकिन फिर भी लीस्ट इम्पैक्ट जो पड़ता है अपने आप में काफी स्थिर है ये इकोसिस्टम, वो है ओशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ वेकेंट लॉट इंक्लूड ग्रास, डैंडलॉन्स, माइस, ग्रासहॉपर एंड स्लग्स, कलेक्टिवली दीज आर नोन एज। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक खाली स्थान है और वहां पर इन्होंने कुछ जीवों के नाम दे दिए कि यहाँ पर भाई घास है, यहाँ पे डैंडलॉन्स है, ठीक है, आपका सिंगपर्णी, ये भी एक तरह का फ्लावर होता है, फिर माइस है, ठीक है, चूहे हैं, यहाँ पे टिड्डे हैं, स्लग्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इस खाली स्थान पर, सामूहिक रूप से हम इनको क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, म्यूचुअलिज्म। सामूहिक रूप से इसे कहा जाएगा कम्युनिटी। ठीक है, इकोसिस्टम हमने देखा क्या है, ये नेचर की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टुगेदर विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एक स्टेबल, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की तरह वो एक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उनमें इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम वो हो गया आपका। कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या टाइप ऑफ लिविंग स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी यहाँ पर इस खाली एरिया में जो हमने कहा कि ये अलग अलग तरीके के जो हमें स्पीशीज देखने को मिल रही है, घास है, डेंडलॉन्स है, माइस है, ये सारी क्या फॉर्म करेंगी, ये एक कम्युनिटी, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुदाय, ये एक समुदाय हो गया। अगर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखो, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब होता है इस एक पर्टिकुलर स्पीशी के टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अगर मैं सिर्फ माइस बोलूं कि माइस यहाँ पर कितने हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 100 माइस है, तो इसकी पॉपुलेशन होगी एक की। ठीक है, एक के कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो वहां की पॉपुलेशन है। टुगेदर अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ले लेंगे, ये वहां की कम्युनिटी या समुदाय है। ठीक है, ये अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कैसे एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की तरह एक्ट कर रही है, वो उसका इकोसिस्टम है, वो वहां का इकोसिस्टम। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म पारस्परिक सहयोग, ये रिलेशनशिप होता है, एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहां सही आंसर कम्युनिटी है। एक बार इसको भी देख लो भाई, म्यूचुअलिज्म में आपका क्या आ सकता है, म्यूचुअलिज्म में आपका जैसे
ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप है, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप, जहां म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें, म्यूचुअलिज्म इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इस तरीके का इंटरेक्शन के दोनों को बेनिफिट हो रहा है, बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को क्या हो रहा है, एक दूसरे से फायदा हो रहा है। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो भाई, इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो लाइकन, लाइकन का नाम सुना होगा आपने, लाइकन, लाइकन किन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप है, एल्गी, एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई, इन दोनों का क्या है, ये एसोसिएशन है। फंजाई जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वो सरफेस प्रोवाइड कर रही है, सतह प्रोवाइड कर रही है, एल्गी जिसके ऊपर ग्रो हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्सॉर्ब करके दे रही है, किसको, एल्गी को। एल्गी क्या बना रही है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाना बना सकती है, तो फूड प्रिपरेशन कौन कर रहा है, फूड प्रिपरेशन कर रहा है एल्गी। तो इसके लिए फूड इसे यहाँ से मिल जा रहा है, इसको यहाँ से सरफेस मिल जा रहा है, दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। क्या होगा ये, म्यूचुअलिज्म। दो और प्रकार की एसोसिएशनशिप होती है आपकी, या रिलेशनशिप कह लीजिए, उसको हम देखते हैं। तो इसमें से आपका पहला है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म किस तरीके का रिलेशनशिप है, इट्स अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहां दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से केवल एक को बेनिफिट हो रहा होता है, एक को फायदा हो रहा होता है, और दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, एग्रेट बर्ड देखी होगी ना, एग्रेट बर्ड जो होती है आपकी, जहां जहां पर ये कैटल चल रही होती है, खेतों में भी देखा होगा जब वो बैल वगैरह चलता है, तो वहां पर ये, या ट्रैक्टर में चलता है तब भी आपने देखा होगा, मेन हम इसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो जब ये बैल वगैरह, ये कैटल जब चलती है, ग्रेज कर रही होती है, तो यहाँ पर ये सफेद रंग की बर्ड आपने देखी होगी, ये बर्ड एक्चुअली क्या करती है, यहाँ पर जब कैटल चलेगी तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो ऊपर को आ जाते हैं, ठीक है, सॉइल में से निकल के, तो ये बर्ड जो है उनके ऊपर फीड करती है। अब इससे इनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा और इनको फूड मिल जा रहा है, यानी इसको बेनिफिट मिल रहा है और इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये एक तरीके का क्या हो गया, कॉमन सेलिज्म हो गया। फ्रॉग जो है प्लांट्स के बीच पे छुप जाता है, तो प्लांट को नुकसान थोड़ी हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है। एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखो गोल्डन जैकल, जब ये अपने झुंड से अलग कर दिया जाता है ना अगर किसी को, तो फिर ये क्या करते हैं, कोई ना कोई जो आपका टाइगर होता है ना उसके पीछे पीछे लगे होते हैं, ताकि ये क्या करेंगे, टाइगर हंट करेगा, बीच में जो पीछे खाना छोड़ देता है ना उसके ऊपर ये फीड करते हैं, तो इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इसको फायदा मिल गया। ये होता है कॉमन सेलिज्म। एक और तरीके की रिलेशनशिप होती है जो है आपकी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म किस तरीके की रिलेशनशिप है, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसी रिलेशनशिप जहां पर एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है। तो parasitism is a type of relationship between two living organisms in which one organism benefits at the expense of other, ठीक है, अगले की कीमत के ऊपर ये एक को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो, मस्कीटो का एग्जांपल समझ लो, बहुत इजी है। मस्कीटो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ब्लड के ऊपर जो है सर्वाइव कर रहा है। अब हमें तो उससे नुकसान होगा ही होगा, ठीक है, हमारा खून चूस रहा है, और इसको क्या हो जाता है, फायदा होता है, हमें तो बीमारियां भी हो जाती है कई बार। ये यहाँ पे देख सकते हो आपका मिसलटो जो है, ये एक तरीके का प्लांट है जो क्या करता है, ये ट्रीज के बाग के ऊपर ग्रो कर रहा है। अब ये अपनी रूट जो यहाँ पर ये भेज रहा है ना, इससे क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट और वाटर जो है इसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको तो नुकसान होगा, इसको फायदा होगा। अच्छा, जो यहाँ पर न्यूट्रिशन ले रहा है दूसरे की बॉडी से, उसे पैरासाइट कहते हैं, और जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसे होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर होस्ट ट्री है, पैरासाइट मिसलटो है, यहाँ पर पैरासाइट मस्कीटो है, होस्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी हो गई। ऐसे यहाँ पर भी टिक्स माइट्स वगैरह जो सर में भी जुए हो जाते हैं, वो भी क्या है, आपके पैरासाइट्स ही हैं, हमारी बॉडी से खून चूस रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुद को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ये सब पैरासाइट है। एक और एग्जाम्पल जो प्लांट्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है कसकटा, ठीक है, जिसे हम अमरबेल नाम से भी जानते हैं, अमरबेल, वो भी इसी तरह कुछ आपकी होस्टोरिया भेजती है दूसरे प्लांट के अंदर और उसमें से न्यूट्रिएंट्स सब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, साइक्लिक, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। देखो हमने इकोसिस्टम में क्या पढ़ा था, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड चेन पढ़ी थी, ठीक है, फूड चेन। फूड चेन में हमेशा हम देखेंगे कि जो एनर्जी होती है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए इसका आंसर यूनिडायरेक्शनल है। इसको यहां से समझ लो, ये फूड चेन है, ठीक है, कौन है, कौन को कौन खा रहा है, रैट खा रहा है, तो
ये यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुई, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई। कौन थोड़ी ना रैट को खाएगा, या रैट थोड़ा ना आउल को खाएगा। तो डायरेक्शन जो है एनर्जी का हमेशा यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है एनर्जी इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, यूटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में रिसाइकल होते हैं, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान रखिए, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको वाटर का दिया था, वाटर साइकिल दिया था कि वाटर कैसे इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में कैसे आपका साइक्लिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सेकेंड है, एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया एनर्जी केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। कैसे फ्लो कर रही है? देखिए, प्लांट्स जो होते हैं आपके, ये सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। जो सन से एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स जो है अर्थ पर एनर्जी का, वो सन है। सन की एनर्जी का 1% जो है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं, फूड बनाते हैं। वो फूड किस फॉर्म में होता है? वो फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन रहे हैं। एनर्जी कहाँ से आई है बॉन्ड्स बनाने की? ये कंपाउंड बनाने की एनर्जी सन से आई है। तो सन की एनर्जी को प्लांट ने ट्रैप किया, ट्रैप करके जो फूड बनाया है इस फॉर्म में जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। उस एनर्जी को उसने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पे स्टोर कर दिया। अब इसको जब ये कंज्यूम करेगा रैट, ठीक है, ये भी तो ये फूड ही फॉर्म के फॉर्म में तो इन्होंने पूरा अपना प्लांट बन गया। अब इसको जब ये कंज्यूम करेगा रैट, तो ये एनर्जी अब यहाँ पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है ना, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी पहुंचती है वो 10% होती है। मतलब 10% सिर्फ इसकी बॉडी का मास बनेगा, बाकी 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाएगी वापस। क्यों? क्योंकि हमें अपना जीवन चलाने के लिए भी तो बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो एनर्जी हमारी वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है इन मेंटेनिंग अवर लाइफ। हम अपनी जो लाइफ को मेंटेन करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम जो जी रहे हैं, ठीक है, बॉडी में हमारा जो काम हो रहा है, जो सर्वाइवल हो रहा है, उसमें 90% एनर्जी लूज हो जाती है। केवल 10% एनर्जी जो मैंने लिया था, ठीक है, जो मैंने फूड खाया था, उसका 10% सिर्फ मेरी बॉडी में पूरा स्टोर होता है। तो यानी यहाँ से सिर्फ अब जितनी एनर्जी यहाँ से मिली थी उसका 10% इसका बॉडी मास बना, ठीक है, बायोमास कहते हैं उसे, और उसके बाद उसका ही 10% इसका बनेगा। ठीक है, 90% इसका एनर्जी तो पूरी यहाँ पे आ रही, लेकिन केवल 10% इसका बायोमास बन रहा है, बाकी 90% एनर्जी एनवायरनमेंट पे वापस चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? 10% लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10% लॉ भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा था कि प्लांट जो है उसे किस फॉर्म में कर दे रहे हैं? सन की एनर्जी को कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में कर दे रहे हैं। तो ये भी सही है, एनर्जी फ्लोज थ्रू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। अब तीसरा है, एनर्जी इज रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम। क्या एनर्जी रिसाइकल हो रही है? अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन हमने किया कि एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, वापस नहीं आती, तो रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक बार लास्ट वाली ऑप्शन को भी देख लेते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी। ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ जिस रेस्पिरेशन की बात हो रही है, यहाँ ब्रीदिंग की बात नहीं हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। कोशिकाओं में जो ग्लूकोज वगैरह जाता है वो टूटता है, जब वो टूटता है तो उससे एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो रेस्पिरेशन बिल्कुल एनर्जी रिलीज करने का ही प्रोसेस है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। एनर्जी जो है रिसाइकल नहीं होती, उसका फ्लो होता है, वो भी यूनि डायरेक्शन। ठीक है, एक बार ये डायग्राम भी देख लो। यहाँ पर ये पिरामिड ऑफ एनर्जी बना हुआ है, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड यानी कि आपको बता रहा है कि एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, कैसे एनर्जी कम होती जा रही है, इसीलिए पिरामिड इस तरीके का। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि हमेशा एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शन होता है, कभी भी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अलावा भी आपके दो और तरीके के पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर हमारा ये बताता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं। यानी ग्रास बहुत सारी होगी, उससे कम हर्बीवोर होंगे, उससे भी कम कार्निवोर होंगे नंबर में, और उससे भी कम टॉप कार्निवोर होंगे। ये एक अपराइट पिरामिड है। ठीक है, अब इसका देखो इन्वर्टेड पिरामिड भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर देखो, प्रोड्यूसर का साइज यहाँ पर काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन है सिंगल, सिर्फ एक है। इसके ऊपर कई सारे प्राइमरी कंज्यूमर जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं
ये नंबर में ज्यादा है, ये फीड कर रहे हैं। इनसे भी ज्यादा इस पर फीड करने वाली क्या है, बर्ड्स है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होता जा रहा है। ये आपका इन्वर्टेड आपका पिरामिड ऑफ नंबर है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो आपका अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। तीसरा है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है, मेरी बॉडी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, वो बायोमास होता है। तो प्रोड्यूसर लेवल पर अगर ये टेरेस्ट्रियल आपका पिरामिड की बात करते हैं, लैंड पर जो आपकी फूड चेन चल रही है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्रोड्यूसर लेवल पे बहुत ज्यादा बायोमास है, 1000 kg। इससे भी कम जो है आपका हर्बीवोर हो गया, बायोमास यहाँ पर कम। फिर इससे भी कम जो हो गया प्राइमरी कार्निवोर हो गया, उससे भी कम टॉप कार्निवोर। और यहाँ पर देखोगे अगर हम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो आपके काफी सूक्ष्म जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या आपके पानी में रहने वाले, ठीक है, ड्रिफ्ट करते रहते हैं पानी की करंट के साथ। तो ये जो है आपके, ये काफी कम होते हैं। इसके बाद इससे ज्यादा आपकी स्मॉल फिशेज है, और स्मॉल फिशेज से भी ज्यादा आपकी यहाँ पर क्या है, एक बड़ी फिश का बायोमास है, ठीक है। नंबर में नहीं बात हो रही है, बायोमास, टोटल यहाँ पर कितना ऑर्गेनिक मैटर, वजन, ठीक है, मास उसका कितना है। तो ये आपका इन्वर्टेड होता है जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ग्रीन लीव्स, फॉसिल फ्यूल, बायोमास फॉर्म। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, प्लांट्स ट्रैप करते हैं, और इसके बाद उससे ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के फॉर्म में उसको एनर्जी को स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सही ऑप्शन ए वाला ही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के फॉर्म में। देखो ग्रीन लीव्स ऑप्शन जरूर दिया है, लेकिन ग्रीन लीव्स जो है स्टोर नहीं करती एनर्जी, ये ट्रैप करती है, ट्रैप करती है, ठीक है, लेती हैं। क्लोरोफिल जो है इसमें से सन की ऊर्जा को लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, स्टोर किसके फॉर्म पे होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो फूड बन रहा है। फॉसिल फ्यूल नहीं होगा, बायोमास नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये आपके यूटेट में आए हुए कुछ पीवाईक्यूज थे जो इकोसिस्टम टॉपिक्स है, उसको हमने डिस्कस किया। आगे भी हम ऐसे ही आपके ईवीएस साइंस और पेडागोजी के आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेते रहेंगे, और उसमें क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हेल्प से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप डिटेल में टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमारे चैनल पर जाना है, जहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, और यूटेट का जो वहाँ पर प्रोग्राम या मेंबरशिप का बना हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप उसको लेते हैं तो आपको कई सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारे कोर्सेज जो चल रहे हैं उनको भी आप अवेल कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।